एक प्लेन जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिंदा उतरेगा। जब हवा में तूफान आया तो पायलट ने सिर्फ एक फैसला किया, या तो सब बचेंगे या कोई नहीं। ये है द प्लेन। कहानी की शुरू में हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां हम पायलट ब्रैड को देखते हैं। वो तेजी से जहाज की तरफ जा रहा होता है और साथ ही साथ वीडियो कॉल पर अपनी बेटी के साथ बात कर रहा होता है। उसकी बेटी कहती है कि आज सुबह मैंने न्यूज देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि आप जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से और भी कई सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। इसीलिए आपको भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर वापस आना चाहिए। लेकिन ब्रैड हंसकर जवाब देता है कि पहले भी मैं कई बार ऐसे मौसम में सेफली जहाज उड़ा चुका हूँ, इसीलिए तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल कट कर देती है। उसके बाद ब्रैड जहाज में आकर को पायलट से मुलाकात करता है। को पायलट थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि आज वो पहली बार फ्लाइट उड़ाने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहाँ एक पुलिस अफसर ब्रैड को बताता है एक इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा जिसका नाम टोनी है। टोनी एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर इंसान है जिस पर एक मर्डर का केस है। अब इसे जहाज के जरिए दूसरी कंट्री ले जाकर उम्र भर कैद के लिए जेल में डाला जाएगा। वो पुलिस अफसर ब्रैड से कहता है कि ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं कि तुम एक काबिल और समझदार पायलट हो। ब्रैड मान जाता है और टोनी को सबसे लास्ट वाली सीट में बिठा देता है ताकि बाकी पैसेंजर्स को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद सभी पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ब्रैड जहाज के स्टाफ के पास आकर कंफर्म कर लेता है कि सभी पैसेंजर्स आ गए हैं, जिसके बाद जहाज टेक ऑफ कर लेती है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड जहाज को ऑटो पायलट लगाकर को पायलट के साथ अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। ब्रैड को पायलट को मोबाइल में अपनी बेटी की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ जहाज में बैठे पैसेंजर सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि थोड़ी देर बाद उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। कैबिन में बैठे दोनों पायलट भी खुश थे और जहाज भी नॉर्मल तरीके से फ्लाई कर रहा था और तभी अचानक से मौसम खराब हो गया और जहाज हल्के से झटके लेने लगा, जिस वजह से ब्रैड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और सभी मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने के लिए अनाउंस करता है और रेडियो के जरिए वो कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से यहाँ के सारे रेडियोस काम करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन से आकर लगता है, जिस वजह से प्लेन जोर जोर से झटके लेने लगता है। ब्रैड पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए केबिन से बाहर जाता है। पैसेंजर्स को देखकर ब्रैड को थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है क्योंकि सभी पैसेंजर्स सेफ थे। अब यहाँ धीरे धीरे लाइट्स बंद होती जा रही थी। तभी प्लेन को कई और झटके लगते हैं, जिससे ब्रैड का सिर सामने छत से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। इस सूरत हाल को देखते हुए सभी पैसेंजर्स की हालत खराब होने लगती है। ब्रैड जल्दी से कैबिन में आकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने में लग जाता है। ये उनके लिए काफी मुश्किल टाइम था। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ब्रैड कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर प्लेन को एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो सकता है। ये लोग फौरन जहाज का अल्टीट्यूड कम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर्स काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी क्रिमिनल टोनी के साथ जो पुलिस अफसर आया होता है उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। वो अपने मोबाइल को उठाने के लिए अपना सीट बेल्ट खोल लेता है, जिसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपना सीट बेल्ट खोलकर आगे आने लगती है। अब क्योंकि जहाज तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, जिस वजह से उनका सीट बेल्ट खुलते ही ये दोनों तेजी से ऊपर छत से टकरा जाते हैं। ये दोनों इतनी तेजी से छत से टकराते हैं कि उनकी तुरंत मौत हो जाती है। इतने में जहाज काफी कम अल्टीट्यूड पर आ जाता है और किसी तरह करके ये दोनों पायलट जहाज को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अब जहाज में ज्यादा पावर नहीं बची होती, इसीलिए ब्रैड जहाज को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा सकता, जिस वजह से ब्रैड जहाज को नीचे लाकर समंदर में क्रैश लैंड करने का सोचता है। लेकिन तभी ये दोनों कुछ दूर एक आयरलैंड देख लेते हैं, जिसके बाद ब्रैड जहाज की डायरेक्शन आयरलैंड की तरफ कर लेता है और आयरलैंड पर लैंड करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद ब्रैड इस आयरलैंड पर मौजूद एक रूट पर फाइनली इमरजेंसी लैंड कर लेता है और लकीली इमरजेंसी लैंडिंग में सभी पैसेंजर सही सलामत होते हैं और किसी को भी चोट नहीं आती। तभी जहाज में पीछे शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे देखकर ब्रैड खुश हो जाता है क्योंकि जहाज में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बची हुई थी। सभी पैसेंजर के जहाज से उतरने के बाद एक एयर होस्टेस कैप्टन ब्रैड को बताती है क्रिमिनल टोनी को ले जाने वाला पुलिस ऑफिसर मारा गया है और एक एयर होस्टेस भी मारी गई है। ये सुनकर ब्रैड बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। दूसरी
दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है उसका एक जहाज अचानक गायब हो गया है, क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसका पायलट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो एयरलाइन कंपनी का मालिक स्कार्सडील नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को बुलाता है जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो मुश्किल में कहीं फंसे हुए होते हैं। एयरलाइन कंपनी का मालिक उसे कहता है मुझे मेरे प्लेन्स की सारी डिटेल्स चाहिए, जैसे वो कहाँ गया, उसके सभी वर्कर्स और पैसेंजर्स कहाँ हैं। जिसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अपने काम पे लग जाता है। दूसरी तरफ सारे पैसेंजर्स इस सोच में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। ब्रैड सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा करके समझाता है एक इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है जिससे हम बाकी चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहिए और आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद ब्रैड प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने लग जाता है, पर वो देखता है कि जहाज में पावर काफी कम है, इसीलिए उन्हें मदद का इंतजार करना होगा। ये लोग मैप निकालकर खुद ही अपनी लोकेशन देखने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके आखिर ये लोग किस जगह पर। तभी ब्रैड का साथी को पायलट नक्शा देखकर बताता है हम लोग प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जो किसी सरकार और गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रैड कहता है कि अब कहीं से भी करके हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाना ही होगा ताकि वो आकर हम सबको बचा ले, क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। जिसके बाद ये दोनों मदद बुलाने के लिए रेडियो ठीक करने लगते हैं, क्योंकि आसमानी बिजली के टकराने से रेडियो बिल्कुल खराब हो चुका था। अब ब्रैड सभी पैसेंजर्स के पास आकर उन्हें बताता है किसी खराबी की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन आप सब परेशान मत हो। ब्रैड उन्हें तसल्ली देता है कि हम आयरलैंड की दूसरी साइड पर जाकर रेडियो को ढूंढेंगे और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम को अब यहाँ पर भेजने के लिए कहेंगे, जो आकर हम सब लोगों को बचा लेंगे। और यहाँ ब्रैड एक बहुत बड़ा कदम उठाता है, वो कहता है कि मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है। यहाँ ब्रैड जहाज के को पायलट से कहता है कि तुम जहाज की पावर को रिपेयर करने के काम पर लग जाओ, मैं जल्द ही किसी भी कॉन्टेक्ट के जरिए रेस्क्यू टीम को यहाँ तक लाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद टोनी और ब्रैड रेडियो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। अब हम इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी ग्रुप को देखते हैं, जिनके पास एक आदमी दौड़ कर आता है और वो आदमी उस ग्रुप के लीडर को बताता है यहाँ आयरलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है इमरजेंसी की वजह से, और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंट्री से हैं। ये सुनकर ग्रुप का लीडर उस आदमी को कुछ पैसे देता है और ग्रुप का लीडर अपनी टीम से तैयार होने को कहता है। आयरलैंड के जंगल में ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रैड से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। अब ब्रैड उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है जिसका मेरे साथ मिलकर तुम्हें सामना करना है। तभी टोनी ब्रैड से कहता है कि मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ और मैं यूएस मिलिट्री में कई साल ड्यूटी कर चुका हूँ। कुछ ही देर में पीछे से टोनी की आवाज आनी बंद हो जाती है। जब ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तब टोनी वहाँ नहीं था, वो ब्रैड से अपनी जान छुड़वाकर भाग चुका था और अब ब्रैड अकेले ही जंगल में आगे निकल पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रैड एक खाली पड़ी फैक्ट्री में जाता है जहाँ वो एक टेलीफोन को ढूंढ लेता है, लेकिन वो पुराने जमाने का टेलीफोन खराब पड़ा हुआ था। जिसके बाद ब्रैड साइड पर लगे उस टेलीफोन के तार जोड़ने लगता है और टेलीफोन काम करने लग जाता है। ब्रैड जल्दी से कंपनी के हेडलाइन पर कॉल करने लगता है और ब्रैड कंपनी को अपनी लोकेशन और सब कुछ बता देता है, लेकिन लाइन में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से सामने वाले इंसान तक उसकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही होती, जिसकी वजह से हेल्पलाइन वाले ब्रैड की कॉल काट देते हैं। तभी ब्रैड को एक आइडिया आता है और वो अपनी बेटी को कॉल कर देता है जो उसको अपनी लोकेशन और बाकी सारी चीजें एक पेपर पर लिखकर ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। तभी बातचीत के दौरान पीछे से एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है। ब्रैड उसे काफी मुश्किल से काबू कर लेता है, उस आदमी को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी ब्रैड को महसूस होता है कि एक और आदमी इस कमरे में आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से छिप जाता है। पर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी था, जिसने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे और वो ब्रैड को आवाज देता है कि डरो मत, बाहर निकलो। फिर जब ब्रैड सामने आता है तो टोनी ब्रैड को एक बंदूक पकड़ा देता है उसकी हिफाजत के लिए। इसके बाद दोनों जब फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर में आते हैं तो यहाँ उन्हें कैमरा मिलता है, कैमरा की रिकॉर्डिंग, और वहाँ पड़े पासपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि इस आयरलैंड पर रहने वाले आतंकवादी लोगों को किडनैप करके उनकी फैमिली से काफी बड़ी रकम की डिमांड करते हैं और जब किडनैप किए लोगों की फैमिली की तरफ से उन्हें पैसे मिल भी जाते हैं तब भी ये उन्हें छोड़ने के बजाय मार देते हैं। ये देखकर ब्रैड समझ जाता है कि हमारे पैसेंजर्स भी खतरे में हैं। जिसके बाद ये दोनों बाहर निकल और सामने उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, उस आतंकवादी की थी जो थोड़ी देर पहले ब्रैड के हाथों मारा गया था। अब ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने पैसेंजर्स की तरफ जाने लगते हैं। उधर सभी पैसेंजर्स ब्रैड के इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि ब्रैड जल्द ही उनके लिए मदद लेकर आ जाएगा। तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और ये लोग समझते हैं कि ब्रैड ने उसके लिए रेस्क्यू टीम बुला ली है, लेकिन ये रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि आयरलैंड पर रहने वाले आतंकवादी होते हैं। वो लोग गोलियां चलाकर सभी
पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। उन गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी ने भी सुन ली, जिसके बाद ये लोग कार की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से प्लेन की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। आतंकवाद ग्रुप लीडर एयर होस्टेस से सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है। डर के मारे जल्दी से एयर होस्टेस उसे लिस्ट लाकर दे देती है। फिर गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ पर है, जिस पर को पायलट बताता है कि किसी काम से वो जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। तभी वहाँ पर ब्रैड और टोनी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये दोनों चुपके से दूर से इन लोगों को देख रहे होते हैं। इसी दौरान एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं। ये देखकर ब्रैड की मदद करने के लिए जाता है पर टोनी उसे रोक लेता है। पर टोनी कहता है कि तुम शांत रहो, अभी जाना ठीक नहीं। गैंग का लीडर सभी पैसेंजर्स को एक बस में बिठा देता है और गैंग का लीडर अपने दो साथियों को वही छोड़कर उनसे कहता है कि जाओ, जहाज के अंदर जो भी कीमती सामान है उसे ले आओ। जिसके बाद ये सभी पैसेंजर्स को अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। गैंग के जाने के बाद ब्रैड टोनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग हमारे पैसेंजर्स को ले गए और तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। जिस पर टोनी उसे समझाता है कि वो लोग काफी ज्यादा थे, अगर तुम चले भी जाते तो इतनी बड़ी आर्मी से तुम अकेले नहीं लड़ पाते। अब ये दोनों प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन से कीमती सामान चुरा रहे थे। ब्रैड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि तुम्हारा लीडर पैसेंजर्स को कहां पर ले गया होगा, जिस पर वो बताता है कि यहाँ से कुछ दूर हमारा एक अड्डा है और वो सब वहीं गए होंगे। दूसरी तरफ ब्रैड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट के पास ब्रैड का लिखवाया हुआ पेपर दे देती है, जिस पर प्लेन का लोकेशन और सारी जानकारी लिखी हुई थी। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट की मदद से प्लेन की लोकेशन का पता लगा लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन एक आइलैंड पे फंसा हुआ है और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि इस आइलैंड पर एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है। जिसके बाद वो रेस्क्यू ऑपरेटर अपनी प्राइवेट आर्मी ऑफिसर को कांटेक्ट करता है और उसे ये सारी सिचुएशन समझाकर उस आइलैंड पर जाने का कहता है। प्राइवेट आर्मी का कैप्टन मान जाता है और अपने साथियों के साथ पैसों से भरा हुआ बैग और कई सारे वेपन्स के बैग गाड़ी में लोड करके उस आइलैंड पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैड देखता है कि उन आतंकवादियों के ले जाने से पहले जहाज के को पायलट ने जहाज का पावर सिस्टम एक्टिव कर लिया था और ब्रैड देखता है कि जहाज में पावर वापस आ गई है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब ब्रैड आने वाले प्राइवेट आर्मी टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है और टोनी के साथ उस जगह पर निकल पड़ता है जहां गैंग वाले प्लेन्स के सभी पैसेंजर्स को ले गए थे। जंगल के रास्ते से होते हुए ये दोनों उन आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों गाड़ी से निकल चुपके से उस जगह पर घुस जाते हैं जहां पर वो गुंडे सारे पैसेंजर्स को डराकर उनकी वीडियो बना रहे थे ताकि वो वीडियो उनकी फैमिली को बेचकर उनसे पैसे वसूल सके। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट की तरफ से भेजी हुई प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है, पर उन्हें जब वहां कोई नहीं मिलता तो टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है, जहां उन्हें दो लोगों की लाशें मिलती हैं। ये वो दो लोग थे जिन्हें गैंग के लीडर ने प्लेन से सारा कीमती सामान चुराने का कहा था, लेकिन ब्रैड ने उन दोनों को मार दिया। प्राइवेट टीम के कैप्टन को ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिला जो उस आतंकवादी गैंग के अड्डे पर आने का रास्ता था। आतंकवादियों के अड्डे पर टोनी और ब्रैड ने छुपके से नजर रखी हुई थी और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है ये दोनों छुपके से पीछे से आकर दो आतंकवादियों को मार देते हैं। फिर ये दोनों छुपके से आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर जा पहुंचते हैं, जिस कमरे के अंदर सभी पैसेंजर्स को कैद करके रखा हुआ था। अब ब्रैड इन लोगों को चुराना तो चाहता था पर वहाँ बहुत सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे और ब्रैड के पास दरवाजे का ताला खोलने की चाबी भी नहीं थी। इसके बाद ये दोनों एक एक करके उन सारे गार्ड्स को मार गिराते हैं और टोनी तो हथौड़ा उठाकर कई सारे गार्ड्स को हथौड़े से मार देता है। यहाँ ब्रैड चाबी लेकर सभी पैसेंजर्स को कमरे से आजाद कर लेता है। वो उनसे कहता है जल्दी से उसी बस में बैठ जाओ जिसमें तुम सबको आतंकवादियों ने यहाँ लाया था, और सभी जल्दी से उस बस में जाकर बैठ जाते हैं। तभी टोनी ब्रैड के पास आकर बताता है कि यहाँ से गाड़ी के जरिए बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर वहाँ कई सारे गुंडे बंदूक लिए खड़े हुए हैं, तो हमें देखते ही हम पर गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे। जब ब्रैड पैसेंजर्स की तरफ देखता है वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब यहाँ ब्रैड अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक फैसला करता है और टोनी से कहता है मैं वहाँ पर मौजूद सभी आतंकवादियों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम मौके का फायदा उठाते हुए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से ले जाना। अब पहले तो टोनी ब्रैड को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ऐसा करने से वो लोग तुम्हें मार देंगे, लेकिन ब्रैड कहता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुनकर टोनी मान जाता है। ब्रैड वहाँ से निकलकर आतंकवादियों के पास आता है। वहाँ ब्रैड गैंग के लीडर से बात करता है कि मैंने हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर दिया है, जल्द ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी, इसीलिए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से जाने दो। ये बात सुनकर सभी गैंग वाले ब्रैड पर हंसने लग जाते हैं और ब्रैड को मारने लग जाते हैं। गैंग का हेड कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, पैसों के बिना मैं किसी को नहीं छोड़ता। और अब जैसे ये लोग ब्रैड को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है और काफी देर तक गोलीबारी करने के
बाद गैंग के कई सारे लोगों को मारकर वो ब्रेड को छुड़ा लेते हैं और ब्रेड को यहाँ से उठाकर बस में निकल जाते हैं। यहाँ गैंग का लीडर देखता है कि उसके कई सारे साथियों के साथ उसका छोटा भाई भी मारा गया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कसम उठाकर कहता है कि वो इन लोगों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ेगा और सभी को चुन चुन कर मारेगा। जिसके बाद वो अपनी टीम से कहता है कि जल्दी से तैयारी कर लो, हम जल्द ही इन लोगों को मारने के लिए निकलेंगे। बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन सभी को बताता है कि हम 5 लोगों की एक छोटी सी प्राइवेट टीम है जो बस यहाँ तुम्हें बचाने के मिशन पर आए हैं और हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। रेस्क्यू टीम को यहाँ आने में कुछ और टाइम लगेगा। ये सुनकर ब्रेड घबरा जाता है और कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि गैंग वाले जल्द ही हमारे पीछे आएंगे और हमें देखते ही मार डालेंगे। पर मेरे पास एक आइडिया है। जहाज के पास पहुंचते ही ब्रेड सभी पैसेंजर्स से कहता है जहाज में पावर वापस आ चुकी है, यानी अब जहाज स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। इसीलिए आप सब लोग जल्दी से जहाज में बैठ जाओ क्योंकि हम लोग रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते। यहाँ आने में वक्त लगेगा और अगर हम यहाँ रुके तो उन आतंकवादियों के हाथों मारे जाएंगे। सुनकर सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं जबकि ब्रेड प्लेन की तमाम चेकिंग करने में लग जाता है और प्राइवेट टीम के लोग पहले से आने वाले खतरे के लिए तैयार बैठ जाते हैं। तभी अचानक वो आतंकवादी ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है, जिन्हें देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने में लग जाती है और यहाँ दोनों तरफ से काफी गोलीबारी होती है। पर इस प्राइवेट टीम के पास काफी अच्छी गन्स थी जिसकी वजह से वो बहुत सारे गुंडों को मार देते हैं। ब्रेड जल्दी से प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट बाद जहाज को स्टार्ट करने वाला हूँ और तुम सब भी जल्दी से जहाज में बैठ जाना। इसके बाद ब्रेड टोनी के पास जाता है, उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे इतने मुश्किल वक्त में साथ दिया। ब्रेड खुद को गोलियों से बचाते हुए अंदर जहाज में आकर अपने केबिन में बैठ जाता है और अपने को साथी पायलट के साथ मिलकर प्लेन को स्टार्ट करने में लग जाता है। उधर टोनी के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं और जब वो बुलेट्स ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे वहाँ पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। लेकिन इस वक्त टोनी पैसों को छोड़कर दूसरे बैग से गोलियां निकालकर 12 आतंकवादियों से लड़ने लगता है। यहाँ तब तक ब्रेड भी प्लेन को राइट साइड पर घुमा देता है। अब प्राइवेट टीम के सोल्जर्स भी एक एक करके जहाज में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर फायर देता है। पावर आने की वजह से रेडियो भी काम करने लग जाता है। अब ब्रेड को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है मैं तुम्हें कोई सेफ जगह बता दूंगा जहां तुम जा सकते हो। अब सभी लोग जहाज में चढ़ जाते हैं पर टोनी नहीं चढ़ता। वो पैसों से बड़ा बैग लेकर वहां से भागने लगता है क्योंकि अगर वो इनके साथ प्लेन में वापस गया तो पुलिस वाले उसे पकड़कर फिर से जेल में डाल देंगे। गैंग का लीडर अपने साथियों को मरता हुआ देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में उड़ाने का सोचता है, लेकिन सही टाइम पर टोनी उन्हें देख लेता है। अब टोनी जल्दी से बंदूक उठाकर उसे शूट करके मार देता है और सभी लोगों की जान बचा लेता है। ये देखकर ब्रेड टोनी के इस काम से बहुत खुश हो जाता है और ब्रेड अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन उड़ाने में कामयाब हो ही जाता है। ये देखकर टोनी सभी पैसेंजर्स और ब्रेड के लिए खुश होता है और पैसों का भरा हुआ बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। ब्रेड जहाज को इस आइलैंड से दूर ले जाता है और जहाज का मालिक उसे एक एयरपोर्ट के बारे में बताता है जहां ये लोग जा सकते थे जो अब इनके बहुत करीब था। ब्रेड एयरलाइन कंपनी की मालिक की बताई हुए जगह जहाज को ले जाता है पर तभी एक बार फिर जहाज के इंजन में आग लग जाती है और जहाज तबाह होने लगता है। इसीलिए ब्रेड दोबारा इमरजेंसी वार्निंग दे देता है और धीरे धीरे जहाज को नीचे रनवे पर लाने की कोशिश करता है। फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद ब्रेड जहाज को नीचे रनवे पर उतार देता है और सब लोगों की जान बच जाती है। ब्रेड और उसका साथी को पायलट काफी खुश हो जाते हैं। उधर कंपनी का मालिक और टीम भी काफी खुश थी। अब ब्रेड पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए पीछे जाता है तो वो देखता है कि सभी पैसेंजर्स सेफ हैं। ये देखकर उसके दिल को सुकून मिल जाता है। वहाँ खड़े सभी पैसेंजर्स ब्रेड के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं और ब्रेड का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही देर में वहाँ उनके लिए रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जिसे देखकर सभी पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं। वहाँ ब्रेड सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और कैप्टन फाइनली सुकून की सांस लेते हुए जहाज की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी से कॉल पर बात करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।